हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू एंड दिस इज वीडियो नंबर 18। इस वीडियो में हम बात करते हैं अपने ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर। देखिए, स्ट्रक्चर आप जानते हैं, यानी कि उसकी संरचना कैसी है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, तो वो हमें यहाँ देखना है। तो ये कहता है द फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल टास्क आर परफॉर्म। इट मीन्स जहाँ पर मैनेजर और आपके ऑपरेशनल टास्क आसानी से प्रॉपर वे में एक फ्रेमवर्क के अंतर्गत परफॉर्म किए जाते हैं, वही हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहलाता है। तो देखिए, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कितने प्रकार का होता है, यहाँ पर हम बात करते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था कि डिपार्टमेंट को दो भागों में दो प्रकार से बांटा जा सकता है, एक फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। तो ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर जो आपका है वो दो भागों में बांटा जा सकता है, एक फंक्शनल स्ट्रक्चर, दूसरा डिविजनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर इट मीन्स कार्य के आधार पर स्ट्रक्चर को बांटना, और डिविजनल स्ट्रक्चर इट मीन्स उसके डिवीजन यानी प्रोडक्ट के आधार पर स्ट्रक्चर को तैयार करना। ओके, तो पहले हम पढ़ते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। क्या होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर, वो देखते हैं। देखिए, फंक्शनल स्ट्रक्चर, व्हेन द जॉब्स आर ग्रुप्ड कीपिंग इन माइंड द फंक्शंस, देन इट इज नोन एज फंक्शनल स्ट्रक्चर। यानी कि वो कार्य जो कि किसी कार्य के ग्रुप को ध्यान में रखते हुए हम तैयार करते हैं, वो हमारे फंक्शनल स्ट्रक्चर कहलाते हैं। लाइक एज अ परचेज, सेल्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यानी कि परचेज डिपार्टमेंट आपका एक, क्योंकि इसमें केवल परचेज से संबंधित कार्य होता है, तो परचेज से संबंधित एक डिपार्टमेंट तैयार कर दिया परचेज डिपार्टमेंट। सेल्स से रिलेटेड एक डिपार्टमेंट तैयार कर दिया सेल्स डिपार्टमेंट। फाइनेंस से रिलेटेड डिपार्टमेंट तैयार कर दिया फाइनेंस डिपार्टमेंट। इट मीन्स इन डिपार्टमेंट्स में केवल इन्हीं डिपार्टमेंट से संबंधित जानकारियां आपको अवेलेबल होंगी। तो यानी कि इनका कार्य के आधार पर ये बांटे गए हैं। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या कहता है कि कार्य के आधार पर उनको ग्रुप में आप डिवाइड कर सकते हैं। जब हम कार्यों के आधार पर यानी फंक्शन के आधार पर स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन की को, तो वहां पर कुछ नुकसान भी होते हैं और कुछ फायदे भी होते हैं। तो उसके क्या एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं, वो हम विशेष ध्यान देंगे। तो आइए चलते हैं अपने फंक्शनल स्ट्रक्चर के एडवांटेज पर। ठीक है, कि फंक्शनल स्ट्रक्चर का जो एडवांटेज है वो क्या क्या रहेंगे। तो आइए देखते हैं एडवांटेज। यहाँ पर फंक्शनल स्ट्रक्चर के पहले हम एडवांटेज पढ़ते हैं, यानी क्या लाभ है। तो देखिए, सबसे पहला जो लाभ है वो है ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। ऑक्यूपेशन स्पेशलाइजेशन का मतलब है जब एक व्यक्ति एक ही डिपार्टमेंट में कार्य करता रहेगा, तो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया है, तो उसका एक्सपीरियंस इम्प्रूव होता जाएगा, वो और स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। यानी कि उसका जो माइंड होगा वो उस कार्य में प्रॉपरली वर्क करेगा, शार्प हो जाएगा। यानी कि एक काम को हम बार बार करते हैं, तो उस कार्य को हम और बेहतर तरीके से कर सकते हैं, और उससे रिलेटेड जितनी भी नॉलेज है, जितना भी हमारा फ्यूचर प्लानिंग है, वो भी ऑटोमेटिक माइंड में आती रहती हैं। तो इसलिए ये कहता है कि ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, यानी कि डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम कार्य को बांट देते हैं, तो जिस डिपार्टमेंट में जो व्यक्ति कार्य करता है वो उसी डिपार्टमेंट में क्या हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, पूरी तरीके से अपने कार्य को आसानी से संभाल सकता है। ओके, तो वो स्पेशलाइजेशन के अंतर्गत आता है। सेकेंड पॉइंट इज प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखिए, जब हम डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो ये आप जानते हैं कि एक डिपार्टमेंट पर एक व्यक्ति का कंट्रोल होगा, और उसी व्यक्ति के आधार पर वो अपना कोऑर्डिनेशन बना करके वर्क करेगा। जिस परचेज डिपार्टमेंट का हमने हेड बना दिया, तो वो हेड पूरा परचेज डिपार्टमेंट को कंट्रोल करेगा और कोऑर्डिनेट बनाएगा कि परचेजिंग ऐसे ऐसे करनी है, रॉ मटेरियल्स वहां से इतना इतना परचेज होना है और इस प्रकार से यूज होना है। तो वो सारी कोऑर्डिनेशन को, सारे कंट्रोलिंग सिस्टम को ऑटोमेटिक ही देखेगा। तो यहाँ पर प्रमोट होता है कंट्रोलिंग सिस्टम और कोऑर्डिनेशन सिस्टम अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंटल। ओके, तो ये भी हमारा एक एडवांटेज है। नेक्स्ट आता है हमारा इंक्रीज मैनेजरियल एफिशिएंसी। देखिए, जब डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग वर्क किया जाएगा, तो जो मैनेजरियल एफिशिएंसी होती है, जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी होती है, वो हमारी इंक्रीज होगी। क्योंकि वो क्या करेंगे कि कम से कम कॉस्ट में यानी मिनिमम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न करने का प्रयास करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न करने का प्रयास करेंगे कम से कम कॉस्ट में। क्यों करेंगे? क्योंकि
उनके माइंड में सारे डिपार्टमेंट ऑलरेडी सेट है, उस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग जब मैनेजर वर्क होगा वो वर्क भी एक प्रॉपर वे में होगा, तो इसलिए वो मिनिमम कॉस्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को लीड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इट लीड्स टू मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ एफोर्ट। इट मीन्स ये कहता है दिस रिजल्ट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड लोअरिंग ऑफ कॉस्ट, यानी कि जो रिजल्ट आएगा हमारा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, कॉस्ट के अकॉर्डिंग आएगा, एंड कॉस्ट बहुत कम होगी और हमारा स्केल रिजल्ट अधिक होगा, तो वो लीड कर सकता है। यही मैनेजर एफिशिएंसी से भी रिलेटेड है। नेक्स्ट इज इजी एंड इफेक्टिव ट्रेनिंग। देखिए जब कोई भी व्यक्ति एक डिपार्टमेंट में कार्य करता रहता है तो उसकी जो स्किल्स एफिशिएंसी होती है वो भी इफेक्टिव होने लगती है, इम्प्रूव होने लगती है। तो इसलिए ये कहता है एज अ ट्रेनिंग भी उसको हो जाती है, यानी कि जब एक व्यक्ति 6 महीने तक, 1 साल तक, 2 साल तक किसी कार्य को लगातार करता रहेगा तो एज अ ट्रेनिंग उसकी हो जाती है। ओके, जैसे हम जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं ना कि उसकी ट्रेनिंग चल रही है। ट्रेनिंग चलने का मतलब क्या है कि वो एक ही वर्क में कई महीनों तक अभी ढाला जा रहा है, तो ये इजी एंड इफेक्टिव ट्रेनिंग भी इसके अंतर्गत आती है। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट एडवांटेज होता है ड्यू अटेंशन टू डिफरेंट फंक्शंस। ड्यू अटेंशन टू डिफरेंट फंक्शंस, यानी कि यहाँ पर ये कहता है कि प्रत्येक फंक्शनल स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, तो उसमें सभी अपने अपने कार्य में क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं और अपने अपने कार्य को आसानी से कर पाते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट अलग अलग बने हुए हैं, कार्य अलग अलग बटे हुए हैं। एक डिपार्टमेंट के अंदर भी कार्य अलग अलग बांटे जाते हैं। परचेज डिपार्टमेंट है तो परचेज डिपार्टमेंट में रॉ मटेरियल जो परचेज करने का है वो एक अलग व्यक्ति को दे दिया जाता है, रॉ मटेरियल को चुनने का एक अलग व्यक्ति को दे दिया जाता है, उसकी कॉस्टिंग प्रॉफिट को देखना वो अलग व्यक्ति को दे दिया जाता है, किस प्रकार से परचेज को किए हुए गुड्स को यूज करना है वो अलग व्यक्ति को दे दिया जाता है। तो यहाँ पर भी कार्य को अलग अलग बांट दिया जाता है और सभी अपने अपने कार्य में अटेंशन होते हैं। तो ये एडवांटेज थे आपके फंक्शनल स्ट्रक्चर के। अब इसके कुछ नुकसान भी हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, तो वो डिसएडवांटेज हम देखेंगे क्या क्या हमारे डिसएडवांटेज हैं इसके। तो आइए देखते हैं इसके डिसएडवांटेज। देखिए डिसएडवांटेज में वो क्या कहता है, सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है प्लेसेस लेस इम्पोर्टेंस टू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। प्लेसेस लेस इम्पोर्टेंस टू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जब डिपार्टमेंट अलग अलग बट जाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में जो आपके डिपार्टमेंट्स होते हैं उनको केवल अपने डिपार्टमेंट से मतलब होता है, दूसरे के डिपार्टमेंट से कोई मतलब नहीं होता है। वो उनको कोई भी महत्व किसी प्रकार का भी नहीं देते हैं, यानी कि अगर कहीं पर कोई भी दिक्कत आती है, मान लीजिए प्रोडक्ट कॉस्ट में कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो वो परचेज वाले से पूछा जाएगा भाई रॉ मटेरियल आपका कितने खरीदा था, इतनी कॉस्टिंग क्यों इसकी अधिक आ रही है, तो वो कहेगा कि सर मैं तो इतने का रॉ मटेरियल लिया है। ले आप सेल्स वाले से बात करें, आप सेल्स वाले से बात करने जाएंगे वो कहेगा सर मैं तो इतना बनाया था, इतने में मार्केट में दिया था। तो आप फाइनेंस वाले से बात करें तो किसी की भी एक की जिम्मेदारी यहाँ पर नहीं रहती है। तो कहता इसलिए ये कहता है प्लेसेस लेस इंपोर्टेंस टू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, यानी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव की जो महत्वपूर्णता है वो कम हो जाती है। सेकंड डिसएडवांटेज क्या है आपकी, प्रॉब्लम्स ऑफ कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता है, क्योंकि डिपार्टमेंट सभी डिफरेंट वर्क कर रहे हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट से। परचेज डिपार्टमेंट अलग है, सेल्स का अलग है, फाइनेंस का अलग है, सभी को अपने डिपार्टमेंट से मतलब होता है, दूसरे डिपार्टमेंट से कोई मतलब नहीं होता। परचेज डिपार्टमेंट का हेड है तो वो परचेज का राजा है, सेल्स डिपार्टमेंट का हेड है तो वो सेल्स डिपार्टमेंट का राजा है, सब अपने अपने किंग बन जाते हैं। यहाँ पर इस कंडीशन में कोई भी कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता है, वो केवल अपने डिपार्टमेंट से मतलब रखता है, बल्कि उसके टचमेंट में जो डिपार्टमेंट है उससे उसका कोई संबंध नहीं होता है। ये भी आप भी जानते हैं, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन चल रही है तो उसमें परचेज डिपार्टमेंट का जितना योगदान है उतना सेल्स का भी है, उतना फाइनेंस का भी है, लेकिन फिर भी वो आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं, उन सभी को अपने अपने डिपार्टमेंट से ही मतलब होता है। एंड नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज इनफ्लेक्सिबिलिटी। इनफ्लेक्सिबिलिटी में ये क्लियर कहता है कि यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, यानी कि यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी किससे नहीं होती है, आप किसी भी डिपार्टमेंट में से उठाकर किसी व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। अगर आप चाहो कि परचेज डिपार्टमेंट में से किसी व्यक्ति को उठा करके सेल्स में डाल दें या सेल्स डिपार्टमेंट में उठाकर किसी व्यक्ति को फाइनेंस में डाल दें तो नहीं कर सकते हो, वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में परचेज डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी एम्प्लॉय या वर्कर्स हैं उनको केवल
जो नॉलेज है वो परचेज डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, ना कि सेल्स से। वो सेल्स में वर्क कर ही नहीं पाएंगे। जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय वर्कर्स हैं वो सेल्स में वर्क नहीं कर पाएंगे, वो फाइनेंस में ही वर्क कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर इनफ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है कि यहाँ पर देयर कैन बी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो इंटरेस्ट होता है वो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। जो मैंने आपको अभी बताया है कि अगर किसी सेल्स डिपार्टमेंट को अगर डिस्काउंट संबंध कार्य दिया जाए तो वो कर सकता है, लेकिन वहाँ पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट यानी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट का कोई भी संबंध नहीं होगा। इस प्रकार से डिपार्टमेंट में आगे आपस में क्या होती है, लड़ाइयाँ भी हो सकती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं। क्यों होते हैं? जैसे मान लीजिए इंटरेस्ट अगर किसी को मिल रहा है, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं सेल्स डिपार्टमेंट की, सेल्स डिपार्टमेंट डिस्काउंट दे सकता है अपने बिना पर, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट कहेगा कि आपने ये डिस्काउंट दिया है, हमसे पूछा गया, नहीं पूछा ना, क्यों नहीं पूछा? तो ये कोऑर्डिनेशन भी बनाना आवश्यक है, जो कि यहाँ पर नहीं हो पाता है। नेक्स्ट इज डिफिकल्ट टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी, यानी कि यहाँ पर जो अकाउंटेबिलिटी है वो फिक्स नहीं है। अकाउंटेबिलिटी मीन्स यहाँ पर ये नहीं कहा जा सकता है कि इतने रुपए का प्रॉफिट आपको होगा ही होगा या इतने आपका माल मार्केट में सेल होगा ही होगा। इसको पता लगाना बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि डिपार्टमेंट सब अलग अलग हैं और सभी डिपार्टमेंट से एक साथ मीटिंग लेकर के एक साथ निर्णय लेना असंभव सा हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जो अकाउंटेबिलिटी होती है वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाती है। तो ये हमारे थे फंक्शनल स्ट्रक्चर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब हम बात करते हैं दूसरा स्ट्रक्चर हमारा आता है डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर क्या कहता है? जॉब्स रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट आर पुट अंडर वन डिपार्टमेंट। इट मीन्स यहाँ पर हम प्रोडक्ट के आधार पर, डिवीजन के आधार पर स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। लाइक एक ऑर्गेनाइजेशन सॉप भी मैन्युफैक्चर कर रही है, कॉस्मेटिक आइटम भी मैन्युफैक्चर कर रही है, मेडिसिन भी मैन्युफैक्चर कर रही है और भी अदर आइटम मैन्युफैक्चर कर सकती है। तो सॉप का डिपार्टमेंट यहाँ पर अलग होगा, कॉस्मेटिक का डिपार्टमेंट अलग होगा, मेडिसिन का डिपार्टमेंट अलग होगा और प्रत्येक डिपार्टमेंट में उसके फंक्शनल डिपार्टमेंट भी अलग अलग होंगे। जैसे लाइक शॉप का परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, क्योंकि शॉप का पूरा डिपार्टमेंट अलग हो गया। वैसे ही कॉस्मेटिक के भी 3 डिपार्टमेंट हो जाएंगे, आपका परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। इट मीन्स यहाँ पर पूरा शॉप का जो डिपार्टमेंट है वो अलग हो गया है, कॉस्मेटिक का पूरा एक डिपार्टमेंट अलग हो गया है, वैसे ही मेडिसिन का पूरा एक डिपार्टमेंट अलग हो गया है। तो शॉप से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो आसानी से शॉप डिपार्टमेंट में जाकर मिल सकती है, चाहे वो परचेज से रिलेटेड है, चाहे सेल्स से रिलेटेड है, चाहे फाइनेंस से रिलेटेड है। वही कंडीशन कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट की है। तो ये होता है हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर के आधार पर। लेकिन इसमें भी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं, कुछ लाभ हैं, कुछ हानियां भी हैं। वो कौन से हैं वो देखते हैं। आइए, तो इसके पहले एडवांटेज देखते हैं हम डिविजनल स्ट्रक्चर के। पहले क्या लाभ होते हैं इससे हमें? पहला, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। तो देखिए प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन तो उसमें भी था, ये सभी में होता है। अगर शॉप से रिलेटेड आपने पहले एक मैनेजर बना दिया जो कि शॉप डिपार्टमेंट को देखेगा पूरे को, तो वो क्या हो जाएगा? स्पेशलाइजेशन हो जाएगा, उस कार्य को बार बार करेगा, उसको पूरी नॉलेज हो जाएगी, शॉप से रिलेटेड सारी जानकारियां हो जाएंगी। वैसे ही कॉस्मेटिक का आपने एक अलग हेड बना दिया तो वो स्पेशलाइजेशन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट एडवांटेज इज फास्ट डिसीजन मेकिंग। यहाँ पर फास्ट डिसीजन मेकिंग किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? क्योंकि शॉप डिपार्टमेंट का एक हेड है और उस हेड के अंदर ही परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट या अदर डिपार्टमेंट्स वर्क कर रहे हैं। तो वो आसानी से अपने सभी डिपार्टमेंट्स को एक साथ कंट्रोल में रखे हुए है, तो वो आसानी से डिसीजन ले सकता है। नेक्स्ट इज अकाउंटेबिलिटी। तो इसमें अकाउंटेबिलिटी भी आपकी अधिक होती है, अकाउंटेबिलिटी भी अधिक होती है क्योंकि यहाँ पर जो डिपार्टमेंट्स अलग अलग हैं उन सभी के ऊपर एक मेन डिपार्टमेंट बना दिया जाता है, एक मेन व्यक्ति कार्य करता है जो पूरे को होल्ड करता है। तो आसानी से वो अकाउंटेबिलिटी भी बता सकता है कि इतना हमें प्रॉफिट में भी हो सकता है, आसानी से डिसीजन लिया जा सकता है। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी भी है। फ्लेक्सिबिलिटी कैसे है? जैसे शॉप डिपार्टमेंट से उठाकर आप किसी व्यक्ति को कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट ट्रांसफर आसानी से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि परचेज डिपार्टमेंट से रिलेटेड अगर कोई व्यक्ति है तो वो कॉस्मेटिक परचेज डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हो जाएगा, और कॉस्मेटिक में सेल्स से रिलेटेड कोई व्यक्ति है तो सेल्स से उठ करके शॉप
डिपार्टमेंट के सेल्स डिपार्टमेंट में आसानी से ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डिपार्टमेंट सेम आपके अलग अलग डिवीजन के आधार पर हैं। परचेज के 2 डिपार्टमेंट या 3 डिपार्टमेंट हो सकते हैं अलग अलग डिवीजन के आधार पर, तो वहां से ट्रांसफर आसानी से किया जा सकता है व्यक्तियों का, एम्प्लॉय का, वर्कर्स का, इसलिए वो फ्लेक्सिबल भी है। एंड एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, देखिए ये ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी एक्सपेंड करता है, ग्रोथ करता है। कैसे? अगर मान लीजिए मुझे कोई नया प्रोडक्ट अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लाना है, तो मैं ना तो शॉप डिपार्टमेंट को छेड़ूंगा, ना कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट को छेड़ूंगा, ना ही फाइनेंस मेडिसिन डिपार्टमेंट टच करूंगा, एक अलग से ही उसका डिपार्टमेंट तैयार कर दिया जाएगा। तो आसानी से एक्सपेंड किया जा सकता है, बिजनेस को ग्रोथ किया जा सकता है। हम किसी भी डिपार्टमेंट में कोई टचमेंट किए बिना ही एक नया डिपार्टमेंट भी तैयार कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिविजनल स्ट्रक्चर। देखिए ये तो इसके लाभ रहे। अब इसकी हानियां क्या हैं, क्या इसके डिसएडवांटेज हैं, वो हम ध्यान देंगे। तो पहला डिसएडवांटेज, मोर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? क्योंकि शॉप डिपार्टमेंट के अंदर भी 3 डिपार्टमेंट परचेज सेल्स और फाइनेंस बन गए, कॉस्मेटिक के अंदर भी वही 3 डिपार्टमेंट परचेज सेल्स फाइनेंस बन गए, मेडिसिन के अंदर भी वही 3 डिपार्टमेंट परचेज सेल्स और फाइनेंस बन गए। यानी कि प्रत्येक डिवीजन के आधार पर डिपार्टमेंट्स आपको अलग अलग बनाने होंगे उसके अंदर भी। तो रिसोर्सेज सभी को चाहिए। शॉप डिपार्टमेंट वाले को भी पूरी रिसोर्सेज चाहिए सभी डिपार्टमेंट्स के लिए, कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट वाले को भी पूरी रिसोर्स चाहिए, मेडिसिन वाले को भी पूरी रिसोर्सेज चाहिए। तो इसलिए ये इसका डिसएडवांटेज भी है कि यहाँ पर रिसोर्सेज अधिक आवश्यकता होती है रिसोर्सेज की। सेकेंड इज प्रोडक्ट फोकस डिपार्टमेंट। तो देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट के आधार पर डिपार्टमेंट आपने तैयार किया है, तो प्रत्येक डिपार्टमेंट को अपने प्रोडक्ट से मतलब है। शॉप डिपार्टमेंट को केवल शॉप से मतलब है, वो केवल उसी पर फोकस करेगा कि शॉप डिपार्टमेंट किस प्रकार से इंक्रीज किया जा सके। अदर डिपार्टमेंट से उसका कोई भी संबंध नहीं है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट उसी का ही है, लेकिन अदर डिपार्टमेंट से उसका कोई भी संबंध नहीं होगा। वो केवल जितना भी फोकस करेगा अपने डिपार्टमेंट पर करेगा। इस पर करेगा, अपने डिपार्टमेंट पर करेगा। ओके, नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट उसमें भी आया था। देखिए यहाँ पर लड़ाइयाँ होती हैं, लड़ाइयाँ हो सकती हैं। किस प्रकार से हो सकती हैं कि अगर किसी डिपार्टमेंट को कुछ रिसोर्स एक्स्ट्रा दे दी, मान लीजिए कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट के लिए हम न्यू टेक्नोलॉजी मशीन ले आए, तो शॉप डिपार्टमेंट वाला कहेगा भाई हमारे लिए भी लाओ, मेडिसिन वाला कहेगा हमारे लिए भी लाओ। इट मीन्स यहाँ पर क्या होती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं कि जो रिसोर्सेज आप जिसको व्यक्ति को दे रहे हैं वो रिसोर्सेज आपको सभी को ही देनी होंगी, वरना फिर वही होगा कि आपने इनको न्यू टेक्नोलॉजी मशीन दे दी है जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर रहे हैं और ये इनका वर्कर्स ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय इनके प्रसन्न हैं, हमारे में दिक्कत ज़्यादा आ रही है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, वो कंपेयर करते हैं फिर एक दूसरे से, तो ये कॉन्फ्लिक्ट होता है। एंड इंक्रीज इन कॉस्ट। देखिए जब डिपार्टमेंट अलग अलग हैं प्रोडक्ट वाइज, तो उन प्रोडक्ट वाइज डिपार्टमेंट में आपके सब डिपार्टमेंट भी हैं, तो कॉस्टिंग तो ऑटोमेटिक इंक्रीज होनी है ही, ये तो आप जानते ही हैं। तो कॉस्टिंग इसमें क्या होती है, ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्टिंग आती है, तो इसलिए इंक्रीज इन कॉस्ट होता है। तो ये आपके ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है, जिसमें 2 स्ट्रक्चर मैंने आपको पढ़ाए हैं, एक तो फंक्शनल स्ट्रक्चर, एक डिवीजन स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हो चुके हैं। अब आप इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखें और देख करके अपनी बुक के अकॉर्डिंग आप नोट्स को प्रिपेयर करें, मेरे वीडियो के अकॉर्डिंग अपने नोट्स को प्रिपेयर करें। जो समझ में नहीं आए कमेंट बॉक्स के थ्रू आप पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।